Fundamental duties. Fundamental duties. Now there is a dispute with respect to fundamental duties themselves. जैसे एक बड़ा सही सीन हुआ, मैंने कल परसों एक बुक की थी टिकट इंडियन रेलवेज की, तो उस टिकट में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन थे डिजिटल में, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स मेंशन नहीं थे, ड्यूटीज मेंशन थे। सरकार आपको राइट्स पता ना हो, पता ड्यूटी बताना चाहती है। आपका काम क्या बेसिकली ये अभी मेरे को लग रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि रिसेंटली प्रधानमंत्री ने स्पीच दी थी जो आपकी 15 अगस्त की स्पीच, उसमें उन्होंने असर्ट किया था पॉइंट को कि उन्होंने कुछ 5 पॉइंट्स बोले उसमें से, बट मैंने भी सोचा कि उसका 5 पॉइंट का काउंटर पॉइंट बनाया, पर मुझे दिल्ली पुलिस से डर लगता है। ठीक है, काउंटर पॉइंट ये है कि सरकार आप कैसे उम्मीद कर सकते हो, आप जनता को तो 5 ड्यूटी बता रहे हो, आप अपनी ड्यूटी निभाओ पहले। आप सबको प्रॉपर एजुकेशन दो, प्रॉपर हेल्थ दो, प्रॉपर सैनिटेशन दो, उसके बाद आप जनता से उम्मीद करो कि वो 5 पॉइंट बनाए। पहले सरकार एक प्रण लेके हम इन 5 पॉइंट पे काम करेंगे। कंपल्सरी फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, प्रॉपर हेल्थ। आपने देखा ना सरकारी हॉस्पिटल क्या हालत है, अगर आप मर नहीं रहोगे तो भी मर जाओगे वहां जाके, ऐसी तो हालत है उनकी। सर आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल भी ऐसा है कि मरने के साथ साथ जमीन जायदाद भी चल जाता है उसमें। प्राइवेट देखिए, प्राइवेट में फर्क होता है। देखिए ओपीडी जो होती है ना आपकी, वो भी सरकारी की बेस्ट है। गवर्नमेंट में इफ यू गो ना, वो फालतू के टेस्ट नहीं कराते हैं अगर बीमारी, और वैसे भी वो बहुत लर्नेड होते हैं। प्राइवेट में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, अगर आप इमरजेंसी में गवर्नमेंट में गए तो पक्का मरोगे, प्राइवेट में गए तो बच सकते हो। लेकिन ओपीडी के केस में उल्टा हो जाता है, वहाँ गवर्नमेंट में बेटर एवेन्यूज है, प्राइवेट में जाओगे तो लुट के आओगे। ठीक, एनीवे, तो दैट वाज द प्रॉब्लम। तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को मुझे स्ट्राइक करा एकदम से। कल मैं देख रहा, मुझे बड़ी हंसी आई, नहीं ये सही है, पहले आप ड्यूटीज बताओ। अबे पहले अपनी ड्यूटीज बताओ, 75 साल में आपने क्या उखाड़ा है देश में, ये बताओ हमें पहले। आप हर इंडेक्स में आप नीचे जा रहे हो, डेमोक्रेसी इंडेक्स में आप नीचे जा रहे हो, प्रेस फ्रीडम में आप नीचे जा रहे हो, आपको पता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है न्यूट्रिशन में आप नीचे जा रहे हो, हैप्पीनेस इंडेक्स में आप नीचे, पाकिस्तान और चाइना से भी पीछे सर। वो तो द थिंग इज व्हेन यू आर, आप इतना पीछे हो, पहले आप उनमें आगे आओ। अब जिस दिन आप डेमोक्रेसी इंडेक्स में 5 पे आ जाओ, मतलब टॉप 50 में आ जाओ, फिर आप हमसे बोलो कि फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करो। हम करेंगे, ऐसे गांधी जी ने बोला है। पहले सरकार को गांधी जी को खुद सुनना चाहिए, और मैं सबको कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर सबको, कि गांधी जी को खुद क्यों सुना। गांधी जी ने क्या कहा था, अ ड्यूटी वेल परफॉर्म क्रिएट्स कॉरस्पॉन्डिंग राइट्स। ही सेड कि आप राइट्स को असर्ट मत करो, ड्यूटीज को असर्ट करो। अगर आप सही से काम करोगे तो राइट्स अपने आप मिल जाएंगे। मान लीजिए पुलिस वाले ने अपना काम ठीक से करा, तो उससे कितने लोगों को अपने राइट्स मिल गए। दैट वाज द लॉजिक। तो पहले सरकार इसे इंप्लीमेंट करे, वो 5 सूत्री कार्यक्रम जो इन इमरजेंसी के टाइम में आया था उसे भूल जाए, और अपना 5 सूत्री कार्यक्रम बनाए कि ये 5 पॉइंट हमारे हैं, सरकार इन्हें पहले करेगी, फिर आपसे बोलेगी 5 पॉइंट आपने हो। तो हम तो कंडीशन अप्लाई लेके चल रहे हैं, पहले आप 5 पॉइंट पे काम करो, फिर हमसे बात करना। एनीवे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने अभी बात करी वो इस डिस्प्यूट से रिलेटेड है। व्हेन फंडामेंटल ड्यूटीज फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंट्रोड्यूस कर दी गई थी इमरजेंसी के टाइम पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, by 42nd amendment, also known as the mini constitution of India, it amended a various part of the constitution। और कौन सा पार्ट अमेंड किया था 42nd अमेंडमेंट में, किसी को याद है? हमने बेसिक स्ट्रक्चर में बात की थी। प्रीएम्बल में तो अमेंड किया ही था, जो 3 वर्ड डाले गए थे, उसके अलावा वो तो ठीक है, उसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर में हमने बात की थी, 42nd ने कुछ अमेंड किया था। उसके बाद मिनिमम मिल्स केस आता है, वो प्रॉपर्टी को निकाल दिया था, वो तो 44 है, 44। देखो भैया नोट देखो, मतलब रिवाइज कोई नहीं कर रहा, किसका वेट कर रहे हो? मोदी जी के 5 सूत्री कार्यक्रम का नहीं कर सकते, उसमें 1 सूत्री कार्यक्रम में भी होगा, क्लास के बाद भी नहीं बोल दे क्या चला रहा। आर्टिकल 368 में जो क्लॉज 4 और 5 डाला गया था, जिसमें जुडिशियल रिव्यू की पावर छीनी गई थी, जिसे मिनिमम बिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने अन्यूल किया था और रिवाइज किया गया। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सोरेन सिंह कमेटी। पर सोरेन सिंह कमेटी ने सजेस्ट किया था टू मेक देम एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ लाइक फंडामेंटल राइट्स, पर हमने नहीं किया। अब मेन हम आते हैं डिबेट पे।
बोल लो, कैमरा ऑन है, थोड़ा संभल के बोलना, पर बोल लो। है यहाँ तक क्लियर है? फंडामेंटल ड्यूटीज 11 ऑफ दोज आर देयर। अब आप बाद में पढ़े ना पढ़े, दैट इज लेस इम्पोर्टेंट। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि दे वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। पहली चीज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सा क्लियर? अब मेन डिबेट आती है ड्यूटीज के ऊपर खुद। The problem is in democracies rights are asserted, not duties. In democracies rights क्या है? Your claim against the state. अब क्वेश्चन नहीं आता है, फिर कोई क्वेश्चन आता है, who will decide duties? किसने कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज लिखी? सरकार ने, वो भी इमरजेंसी के टाइम पे। तब तो उस पर बायस हुए। वो तो अब सरकारी अमेंडमेंट सरकार के हिसाब से होती है। अब जो भी 5 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया है वो क्या है? वो सरकार के पर्सपेक्टिव से कि आप लोग ये करो, आप लोग वो करो, आप लोग वो करो। उसमें कभी ये बोला कि सरकार ये करेगी, वो करेगी, वो करेगी, और नहीं करेगी तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। केजरीवाल को नहीं, मोदी जी की बात कर रही है। केजरीवाल ने भी तो बनाया, वो क्या बनाया? हाँ ऐसा ही कुछ, मेक इंडिया नंबर 1 समथिंग करके कुछ। क्या बोले? मेक इंडिया नंबर 1। सर लेकिन केजरीवाल तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, तो उससे क्या हो गया? दिल्ली को नंबर 1 बनाने के बाद इंडिया कैसे? अरे वो he is projecting himself to be the next prime minister, basically logic। उसे बहुत शौक है प्रधानमंत्री बनने का। हो सकता है बन भी जाए, जिस तरीके से कांग्रेस की हालत है। Anyway, अपोजिशन में तो आ ही जाएगा सर। पक्का। चलो ड्यूटीज। So ड्यूटीज पे हम असर्ट कर रहे थे। The problem is we have two kind of constitution। प्रॉब्लम आती है कि ड्यूटीज have always been the part of fascist governments and communist governments। फासिस्ट समझते हैं आप? फासिस्ट वर्ड को समझते हैं? कोई नहीं समझता। कम्युनिस्ट समझते सर। कम्युनिस्ट तो हमने 10 बार बात करी। कम्युनिज्म समझते हैं सब लोग? हाँ। हमने बात की थी ना, कम्युनिज्म इज each according to its needs, to each according to its ability। उसके अलावा कोई डेफिनेशन है कम्युनिज्म की? स्टेटलेस, क्लासलेस का। स्टेटलेस क्लास। तो कम्युनिज्म का समझते हैं। फासिज्म एक्चुअली देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फासिज्म। नाजिज्म और हाँ थोड़ा सा अलग होता है। नाजिज्म और फासिज्म दोनों सेम है, डिफरेंट नेम है। नाजिज्म आपका था जर्मनी में, फासिज्म इटली में था। इसीलिए जहाँ से हमारी वो आई है, क्या नाम है? एंटोनियो मानियो। कौन है एंटीनो माइनो? क्या नाम है? नाम सही नहीं बोल पा रहा शायद। सुने गंदी। क्या नाम है उनका? क्या नाम है? एंटीनो, पता नहीं गंदी का नाम है, जो भी है। एनीवे, तो एक जोक बड़ा सही था कि इटली की गवर्नमेंट है, इटली इज नोन फॉर बैड पॉलिटिशियंस। वहाँ पर सरकारें गिरती बनती वाला बड़ा सही होता है। तो बड़ा जोक चला था कि इसीलिए हमारे देश में सरकारें बनने के लिए ठीक है, because she is from that place. Anyway, fascist, it's a word for Italian governance. Italy during the time of Mussolini. इसका नाम सुना है किसी ने? हमने बात की थी विद रिस्पेक्ट टू ग्रामसी। याद है किसी को ग्रामसी? ओपेक स्टेट। हाँ ओपेक। इस व्यक्ति ने उसे जेल में डाला था। He kept him in jail for his entire life। और हमें जो भी पता है उसके आइडिया उसके जेल की प्रिजन नोटबुक से पता है। और होता भी है। फॉर एग्जांपल आपका गैलीलियो का मैं बहुत फेमस एग्जांपल लेता हूँ। गैलीलियो स्पेंड हिज एंटायर लाइफ इन जेल जस्ट टू से ओनली वन थिंग, that earth revolves around the sun। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। बट क्रिश्चियनिटी बिलीव्स दैट अर्थ इज द सेंटर एंड द यूनिवर्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये क्रिश्चियनिटी का बिलीव है। उसने क्रिश्चियनिटी को क्वेश्चन कर दिया। अभी भी बिलीव है सर क्रिश्चियनिटी का यही। तो रिलीजन तो होता ही है। रिलीजन मॉडिफाई थोड़ा ना होता। कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ना है कि अमेंड कर लोगे। जैसे इस्लाम में भी यही है। हर से पूछेंगे तो वो भी यही हर रिलीजन में यही होता है। बट एनीवे चलो वो तो चलता रहेगा। तो फासिज्म इज अ कॉन्सेप्ट। हमने एक प्रीवियस क्लास में एक चीज की थी, इस चीज को याद है? रूसो की थ्योरी जनरल विल। तो फासिज्म उसी तरह से है। तो ड्यूटीज क्या है? एक जनरल विल है सरकार की आपके लिए, और अगर आप इसे ओबे नहीं करोगे तो आप एक्चुअल विल के हिसाब से काम करोगे। तो सरकार आपको ओरिजिनल विल मिलेगी, पनिश करके फ्री करेगी। फिर पनिश करके फ्री करेगी, फोर्स टू बी फ्री। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज। फासिज्म एज अ कॉन्सेप्ट, इसका कोई रूसो ही नहीं बोला था ना पोस्ट फ्री। हाँ भैया रूसो नहीं बोला था, हम उसके अलावा किसकी बात करेंगे? फासिज्म के साथ प्रॉब्लम है, देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन फासिज्म, बट हम इसे कुछ प्रैक्टिस से समझ सकते हैं।
फासिज्म की कोई प्रॉपर डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, बट वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय सम प्रैक्टिसेस लाइक रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, enforcement of duties, totalitarian state, supreme leader. जब आप अपने देश में ये सब सुनो ना, सुप्रीम लीडर, अथॉरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, ड्यूटीज का असर्शन, राइट्स का डाइल्यूशन, तो समझ लो आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, and it applies to all government. Clear है? Fascism word it's a practice, समझिए, a practice where an individual is restricted and the leader becomes everything. इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी आता है, जैसे philosopher king. Philosopher king. The argument that was presented, it was an argument of Plato. बात करें प्लेटो की, is a scholar of Greece. तो he propounded that आम इंसान to become, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बने तो नहीं चलेगा, हमें एक इंटेलेक्चुअल चाहिए. That's the philosopher king. A king basically who is a philosopher. Either philosopher becomes the king or the king becomes the philosopher. इस तरह बैठ जाओ. Either a philosopher becomes the king or the king learns the philosophy. Yes. And the reason he put is कि simple सा logic है, that person would have the understanding of the society. Philosopher, intellectual, he understands the society, and जो समझता है वही तो govern करेगा. Yes. तो बेसिकली ये सारे जितने भी आर्ग्यूमेंट है, आपका जनरल विल हो गया रूसो का, फिलोसोफर किंग हो गया, तो अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर आप क्लब कर दो तो बनता है आपका फासिज्म. ऑल द गुड आइडिया, भी बहुत अच्छा आइडिया था. एंड रिमेंबर दिस, प्लेटो वाज द ओनली एंशिएंट स्कॉलर हु गिव इक्वल राइट टू वुमन. उसके हिसाब से फिलोसोफर किंग वुमन भी हो सकती थी, उसके अलावा किसी ने वुमन को इक्वल राइट नहीं दिया. मॉडर्न टाइम्स में आके होता है, पर उससे पहले कभी किसी ने राइट नहीं दिया. फॉर एग्जांपल, इसका डिसाइपल, प्लेटो का डिसाइपल रहा है एरिस्टोटल, एक स्कॉलर है, और ही हैज फेमसली सेड अ वुमन इज अ डिफेक्टिव मेल. फेमसली सेड. ये बताइए सर, तो फासिज्म मतलब ये जो जितने भी गुड आइडियाज हैं उन सबका गुड आइडियाज का मैनिपुलेशन कह सकते हैं, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन. इट वाज अ गुड आइडिया पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड. जनरल विल भी अच्छा आइडिया, मैंने आपको बताया था, वो एक अच्छा आइडिया है. इट बेसिकली सिग्निफाइज कि एक गवर्नमेंट ऐसी हो जो आपकी इच्छाओं से बनी हो, जो आप बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, ऑल विल बी कंबाइंड एंड अ गवर्नमेंट विल बी मेड. पर उसको उल्टा कर दिया गया. मतलब आइडिया अच्छा है लेकिन उसको यूज अगर पॉलिटिकली यूज होता है, हर चीज का पॉलिटिकली यूज होता है. फासिज्म के लिए सबको, तो दैट इज व्हाट इट इज. ड्यूटीज आर अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फासिज्म, इटली, जर्मनी एंड कम्युनिस्ट. दीस पीपल assert duties. Rather, liberal democracies do not assert duty, they assert rights. तो ये एक डिस्प्यूट बनता है इसमें कि we are liberal democracy जिसमें rights are given legal enforcement. उसके बावजूद we have duties inserted during emergency to dictate you what you should do. Clear है तक? Another problem with respect to fundamental duties are it's too vague. दूसरी प्रॉब्लम है वेगनेस. For example, duty says that you should cherish the ideals of freedom struggle. अब कोई व्यक्ति बोलेगा मुझे मुस्लिम लीग के आइडियल पसंद है, मैं चेरिश करना चाहता हूँ, फिर कौन सा आइडियल? आइडियल एक नहीं होता किसी के लिए. Everyone has their own ideal, the person they espouse to be. तो कौन सा आइडियल भाई? तो इट हैज टू मच वेगनेस. ये बोलता है यू शुड प्रोटेक्ट योर नेशनल हेरिटेज. क्या? अरे जो ड्यूटीज हैं आपके पास, उसमें एक ड्यूटी कहती है कि यू शुड चेरिश द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. अब फ्रीडम स्ट्रगल आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो बहुत सारी वैल्यूज थी आपके पास. मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, रिवोल्यूशनरी थे. किसकी? क्या भगत सिंह की बात मान के मैं सेंट्रल लेजिस्लेशन में कम कहते? वो भी एक आइडियल था. मुझे सरकार का कानून पसंद नहीं आया, पार्लियामेंट में बम फेंक वही पार्लियामेंट का, मुझे सरकार का कानून पसंद नहीं है, बहरी सरकार को मुझे सुनाना तो एक बम फेंक देता हूँ. मरेगा कोई नहीं, आवाज होगी लेकिन तो कौन सा आइडियल मैं मानूं, कौन सा नहीं? तो उसमें वेगनेस है. विच आइडियल टू बी ओबेड, विच आइडियल नॉट टू बी ओबेड. तो कुछ पॉइंट क्लियर है ड्यूटीज के लिए. सबसे बड़ा इशू इसमें आता है दिस इशू दैट ड्यूटीज आर द पार्ट ऑफ अ फासिस्ट एंड कम्युनिस्ट सिस्टम, नॉट अ लिबरल डेमोक्रेसी. वेगनेस हो गया. एंड थर्ड पॉइंट इज विद रिस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शन ड्यूरिंग इमरजेंसी.
बट स्टिल आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन्फोर्स्ड बाय वेरियस एक्ट. फॉर एग्जांपल आपका नेशनल ऑनर्स एक्ट, जिसमें आपका फ्लैग वगैरह होता है, फ्लैग कोड विच डिक्टेट्स कि आप फ्लैग का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. नेशनल ऑनर्स एक्ट में आप फ्लैग का इंसल्ट करें या मान लीजिए भारत माता के बारे में कुछ बोले, वैसे उसमें प्रॉपर भारत माता कवर नहीं है, पर फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, नेशनल सॉन्ग हो गया, तो इस केसेस में इट कुड बी ट्रीटेड. ये मतलब ये यूके या यूएसए पे ये कानून नहीं है. इंटरनेशनल फ्लैग का जैसे कि देखते हैं यूएस में तो क्या क्या नहीं बनाते, डोरमैट, कच्छे, बनियान सब बनता है यूएस फ्लैग. क्या नहीं बनता यूएस फ्लैग. बट क्या उनमें पेट्रियोटिज्म, आपको लगता है अगर फ्लैग देखना हो तो आप यूएस जाइए. यूएस में आपको हर कॉर्नर पे फ्लैग लगे हुए मिल जाएंगे, घरों पे लगे होते हैं फ्लैग. बेसिकली द थिंग दैट यू सी मोर, वो ज़्यादा पसंद होती है, जो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा इम्प्रिंट होती है. फॉर एग्जांपल एक बहुत पॉपुलर था नाम बोल रहा हूँ, नेपोलियन, पता है सबको, हमने कई बार बात की है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हिस्ट्री. तो there was a particular person who wanted to kill Napoleon, so he used to keep the naked picture of Napoleon and used to see it. उससे पूछा गया क्यों, तो भाई वो फैंटेसाइज थोड़ा कर रहा था. He wants to memorize Napoleon every second, every inch and corner of him. ये अगर अंधेरे में भी उसे मारना पड़े ना, तो भी वो एग्जैक्ट स्पॉट पे मारे. That was the logic. उसके आने वाली जनरेशन ने बर्बाद करेगा वो कुछ. वर्मा कमेटी, तो बेसिकली द वर्मा कमेटी हाईलाइट देयर वेरियस लॉज व्हिच एनफोर्स आपका ड्यूटीज. जैसे आपका नेशनल ऑनर्स फ्लैग कोड हो गया, आपका सेडिशन का भी केस मान सकते हैं. हालांकि सेडिशन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है. अ गुड साइड. क्या हो गया सर? सेडिशन, हाँ, वो देशद्रोह. अब बैठ कर अब अगेन देशद्रोह इज वेरी सब्जेक्टिव, सरकार के ऊपर होता है. इफ यू आर अ वेरी टॉलरेंट पर्सन लाइक नेहरू, ठीक है, पटेल, कोई भी एग्जांपल ले, हमारे फ्रीडम फाउंडर की बात अलग होती है. दे आर वेरी टॉलरेंट, क्योंकि उन्होंने वो आज़ादी लड़के पाई थी, खैरात में नहीं मिली थी. they know the value of freedom. They know the value of freedom. बोलते हैं ना, आज़ादी के खिलाफ वही बोल पाते हैं जिन्होंने गुलामी नहीं देखी होती. ठीक है, तो कहते हैं ना, लोगों को बहुत आज़ादी रखी है इंडिया में, कुछ भी बोलते हैं, रेड लाइट आती है, यूं करके निकाल के ले जाते हैं. और उस फ्रीडम जिसे वो छिन जाएगी तब आपको पता लगेगा आपने क्या खोया. तो दैट वाज द लॉजिक. ठीक है, ड्यूटीज के बाद तो क्लियर है. मेन डिबेट ड्यूटी में यही है कि दीज आर द पार्ट ऑफ कम्युनिस्ट एंड फासिस्ट सिस्टम, नॉट अ लिबरल डेमोक्रेसी. दैट्स द मेन पॉइंट. चलो लिख लो. Fundamental duties. फंडामेंटल ड्यूटीज. With the fundamental duties right off. These were not in original constitution. These were not in the original constitution. It was full stop. It was later on introduced. It was later on introduced by 42nd constitutional amendment on the recommendations of Swaran Singh Committee. Swaran Singh Committee. Next point, fundamental duties are not enforceable. In the court of law. Next subheading, objections. Objections. First point, fundamental duties are a part of communist
and fascist systems. Fascist. FASCIST. Fascist system, but not liberal democracies. Fascist system, but not liberal democracies. Full stop. Next point. Next point. The non-enforceable character. The non-enforceable character of fundamental duties. Or fundamental duties. Next, criticism. Subheading criticism. Criticism पहले लिखिए. It is vaguely worded. Vaguely. V-A-G-U-E-L-Y. Vaguely. It is vaguely worded. V-A-G-U-E-L-Y. It is vaguely worded. Full stop. For example, it talks about. For example, it talks about cherishing. Talks about cherishing the ideals of freedom struggle. Cherishing the ideals of freedom struggle. Full stop. However, which ideals are to be cherished? However, which ideals are to be cherished is not clear. Next point, the timing of introduction. The timing of introduction. The timing of introduction has been questioned. The timing of introduction has been questioned because they were introduced. During a national emergency. Next point. हालांकि next point is no longer enforceable because government is taking excessive effort to promote these duties. Last point is government hardly. इसी में criticism. हाँ, criticism अगला point है. Government hardly takes step to promote and educate the citizens about their duties. ठीक है, full stop. हालांकि आप नहीं कह सकते, आपको हर चीज़ में आपको ड्यूटीज मिल जाएंगी लिखती हुई. गुड थिंग भी है, बैड थिंग भी है. गुड थिंग इज कि दे आर रिमाइंडिंग यू दैट देयर सर्टेन पार्ट दैट यू हैव टू प्ले. बिल्कुल सही बात. उसके साथ वो अपना भी पार्ट लिखे तो और बढ़िया लगेगा हमें. ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, तब बैलेंस बनेगा. सर नोट देते तो उसमें लिख करके दे देते. क्या देते हैं? टैक्स देते हैं ना सर, कैश में अगर देते हैं तो नोट पे लिख करके दे देते सरकार को फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट. लगता है तुम तो दिल्ली पुलिस के हत्ते ही चढ़ोगे. ऐसे नहीं समझोगे, दिल्ली पुलिस हत्ते ही समझोगे. चलो अगला लिखिए. रिस्पेक्टिव सजेशंस. नेक्स्ट इज सबहेडिंग सजेशंस. सजेशन में लिखिए वर्मा कमेटी. वर्मा VERMA. Verma committee has held that it is a constitutional obligation
of the state, constitutional obligation of the state to promote fundamental duties. Promote fundamental duties. Second point, there are suggestions. There are suggestions to introduce new duties. There are suggestions to introduce new duties like duty to pay tax. Like duty to pay tax. Anyway, because this is a debate around duty, आप remark लिख लीजिए एंड remark. कुछ scholars की बात कर लेते हैं, एक आध opinion जो समझ में आया remark. Within remark we can write Gandhi first. Mahatma Gandhi. M.K. Gandhi. What is the full form of M.K. Gandhi? मोहनदास करमचंद गांधी। सबको पता है ना, देवर द पत्रकार, वो बड़ा कंफ्यूज हो गया। तो ये बड़ा था M.K. गांधी को, M.K. को सिर्फ 10 बार इंटरप्रेट किया, 10 वर्ड बोले, उसे पता ही लगा कि मोहनदास करमचंद है। तो एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत हाई है हमारे पत्रकारों का। एक तो आता है सर यूट्यूब पे सच तक, ये देखे हैं नाम बिहार के भ्रष्ट नाम चैनल का और पत्रकार का नाम मतलब ओपनली बोलो सारे भ्रष्ट हैं, ऐसे बोलो। नहीं, वो अलग से अलग टाइप का अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, कोई चैनल मतलब कोई इससे नहीं है, लिंक नहीं है उसका। तो दिखाता है बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर ऐसे सड़क बनाते हैं, लाइव जा करके स्कूल के अंदर घुस जाता है, कलेक्टर के ऑफिस के अंदर घुस जाता है, और अच्छा लगता है सर देख। कोई नहीं, मिलेगा तुम्हें एक दिन वो, जिससे जेल में तुम होगा उसके पास आदमी होगा। तो ठीक है, नेवर, हमेशा आरंभ हो जाएगा, याद रखिए, नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट। कोई भी सरकार हो, आपकी नौकर है वो, याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे क्या लिखा हमने? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में लिखिए, ठीक है, इसमें लिखिए, he has emphasized that a duty well performed, that a duty well performed creates corresponding rights. Full stop. In this लिख लिया सबने? इसमें एक चीज आप समझिए, हिंदुज्म इज अ वेरी इंटीग्रेटेड। हिंदुज्म में कभी देखिए, पहले नंबर हिंदुज्म में वर्ड जो आपका है धर्म, दैट सिग्निफाइज ड्यूटी। हिंदुज्म में धर्म जो है रिलीजन नहीं है, अनलाइक इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में धर्म रिलीजन बनता है। हिंदुज्म एम्फेसाइजेस ड्यूटी। फॉर एग्जांपल क्षत्रिय का क्या धर्म होगा? फॉर एग्जांपल आपका महाराष्ट्र महाभारत में था ना, मैंने अर्जुन वाज आस्क्ड कि अपनी फैमिली पे तो आपको हत्या करना, तो उसे क्या बताया गया था? क्षत्रिय का धर्म होता है लड़ना बुरी चीज से, वो पाप के साथ है, आप पुण्य के साथ तो आपको चलाने पड़ेगा। तो हिंदुज्म में ड्यूटी कभी भी सेपरेट नहीं की गई, इट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ अ हिंदू। हमने बात की हिंदुज्म डिवाइड्स लाइफ इन वेरी सिस्टमैटिक मैनर। 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और 4 स्टेजेस में डिवाइड करता है। ब्रह्मचर्य दिमाग से वो वरना ब्रह्मचर्य के बाद भूल गए सब? गृहस्थ, वनप्रस्थ, सन्यासी भी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड सन्यास, ये टाइम डिवीजन हो गया। और आपका कास्ट डिवीजन भी हो गया। और कोई डिवीजन होता है? गोल, 4 गोल्स ऑफ हिंदू लाइफ क्या है? मोक्ष है। हाँ, 2 हुए, बाकी 2? यस, यू वर सेइंग। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब डिबेट चलती है इन चारों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है? कौन सा इंपॉर्टेंट? धर्म पक्का। मोक्ष से ज्यादा इम्पोर्टेंट।
मोक्ष तो मर ही जाओगे मोक्ष तो एंड में आएगा। सर 3 पे लॉक कर दीजिए। किसको लॉक करें? 3 पे लॉक कर दीजिए। कौन सा? मोक्ष को छोड़ के 3 ऊपर है। अच्छा मूवी में तीनों को लॉक कर दो कह रहे हो, तो इट वैरीज फ्रॉम स्कॉलर टू स्कॉलर। हम जिस स्कॉलर की बात करेंगे वो स्कॉलर अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल बुद्धा के लिए धर्म वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बुद्धा सेड गिव अप योर काम, गिव अप धर्म, गिव अप अर्थ एंड काम। अगर आप दोनों को गिव अप करते हो, आप धर्म को अपनाते हो, तो आपको मोक्ष मिलेगा। बुद्धा टॉक अबाउट गिविंग अप टू थिंग्स। इस बात में हिंदुइज्म बड़ा कमाल का है। हिंदुइज्म ये सब बकवास में बिलीव नहीं करता। हिंदुइज्म सिंपल है, चारों चीजों के मजे लो, ठीक है, तो चौथी मिलेगी मर जाना बेसिकली। पर उसमें भी स्कॉलर में थोड़ा डिस्प्यूट है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म में क्या था, सिंपल समझे आप, वो कहता है धर्म को फोकस करिए, यस सर, अर्थ और काम को छोड़ना पड़ेगा तभी मोक्ष मिलेगा। जबकि हिंदुइज्म कहता है आपको तीनों एंजॉय करने हैं, पर वेरी करता है कौन कितना ज्यादा एंजॉय करना है। फॉर एग्जांपल कौटिल्य के हिसाब से अर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। काम छोड़ने को क्यों कह रहे हैं सर? अरे काम तो करना चाहिए मतलब। अरे काम भाई, प्लेजर, काम, काम कर्म नहीं काम, कामदेव नहीं सुना कभी? सुना है सर। सुना है ना? अच्छा ठीक है। सो कहाँ पे मैं बुला देना? अर्थ, यस, कौटिल्य has emphasized that you have to give focus to अर्थ। अर्थ मतलब मनी, पैसा है तो काम भी मिलेगा और धर्म भी मिल जाएगा, ठीक है, और मोक्ष तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो he emphasized कि focus on your अर्थ, but basically he said that for a ruler, उसने कहा जब किंग की किंगडम प्रॉस्परस होगी तो उसके लोग उतने ही वेल ऑफ होंगे, तो वो तीनों चीजें प्लेजर कर सके, अल्टीमेटली मोक्ष मिलेगा। तो किंग के पर्सपेक्टिव में कह रहा था किंग शुड इंश्योर वेल्थ ऑफ द नेशन, वो लॉजिक है, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, हमने बात करी है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन हिंदुइज्म, सर ये एम के गांधी के भी हो गया, एम के गांधी अगर इन हिंदुइज्म there is an integrated view, in Hinduism there is an integrated view of duties and rights. There is an integrated view of duties and rights, full stop। तो इसमें बेसिकली आपने सुना होगा अर्थशास्त्र और दंड, उसमें धर्मशास्त्र दंड शास्त्र, तो वो फर्क होता है। धर्मशास्त्र फोकस ऑन धर्म, आउट ऑफ 4 धर्म इंपॉर्टेंट है, दंड शास्त्र में पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है, दोनों थोड़े थोड़े अलग होते हैं। तो एनीवे आर्ट्स एंड कल्चर में आप कवर करेंगे, ठीक है। तो ये पूरे मार्क्स आप याद रखिएगा। रिमार्क्स का इस्तेमाल होते हैं तो असर्ट योर पॉइंट। जब आप मान लीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज पे अब नहीं पूछेगी यूपीएससी, कौन आर द ड्यूटीज, स्टैटिक पार्ट नहीं पूछती यूपीएससी। मान लेते हैं दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, किसी लिंक करता हुआ, सो व्हेन यू विल बी राइटिंग, तो आप जब अपना पॉइंट असर्ट करना चाहते होंगे, you will make a point कि duties must have precedence over rights, the rights must have precedence over duty, तब आप इन scholars को लिखते हैं as said by गांधी जी this and this, so this is this। क्लियर है कैसे इस्तेमाल करना है राइट्स का, और सॉरी स्कॉलर्स का, ओके। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर डन। नाउ मूव ऑन टू अगला हेडिंग आ गया यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में स्पेशल केस हम करेंगे दिल्ली का और जम्मू कश्मीर का। यूनियन टेरिटरीज नया चैप्टर। What do you understand by union territories? Anyone? Sir, smaller than state, bigger than district. अरे वाह, अच्छा जी। पुदुचेरी देखा कितना था? उससे बड़े तो डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, ठीक है। आपका ये माहे कराईकल जो है पुदुचेरी के पास है। Smaller area which doesn't, whose culture doesn't fit in a state. और कल्चर तो इधर अलग है सब। Administration rate, union federal direct। The only difference between UT and क्या जो को हमारे साथ रहते हैं बच्चों के। Anyway, so देखिए the difference between UT and a state is that the administration of the UT lies with the union, while states has a own government, separate governance. The federalism does not apply here. That's the criteria. यानी सर इस पे डायरेक्ट कंट्रोल यूनियन का होता है। हाँ, भारत सरकार का होता है। भारत सरकार डायरेक्टली गवर्न करती है। यस, मतलब जो पार्टी रूलिंग है अभी बीजेपी है। यस,
तो यूपी में भी है। मेरे स्टेट है, मैं समझा नहीं, व्हाट इज द क्वेश्चन? वही कह रहा था मैं कि जैसे बीजेपी है रूलिंग पार्टी, हाँ, हाँ। तो यूपी में भी है। तो अरे वो अलग अलग क्या? है। अरे नहीं। यूनियन अलग, पार्टी अलग। हाँ। मैं वो तो लिटरली नहीं समझ सर वो बोल रहा है कि पार्टी मतलब स्टेट में है ना, जहाँ जहाँ पे स्टेट पार्टी हाँ। स्टेट में भी है, सेंटर में भी है, तो उसका यूपी ही है क्या, मतलब वो सेम हो गया ना जो ऐसा। यहाँ पे इतना हमें यूपी, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली, दिल्ली इज अ यूपी बीच में कहीं है वो, ठीक है? हाँ, बीच में कहीं है वो, ना वो यूटी है ना वो स्टेट है, वो बीच में कहीं फंसी हुई है। अच्छा सर ऐसा है। हाँ ऐसा है, दिल्ली का स्पेशल नाम है एनसीटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली को यूटी ऑफ दिल्ली नहीं कहा जाता, दिल्ली को एनसीटी ऑफ दिल्ली कहा जाता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दैट इज द एंटायर नेम ऑफ दिल्ली। तो यूनियन टेरिटरी में नहीं आती। ये बीच में कहीं फंसी हुई है, इसको हम स्पेशल केस में करेंगे। सर इसमें एनसीआर भी होता हैं? है एनसीआर एनसीआर तो बात करें। एनसीआर होता है नियर कैपिटल रीजन वाला सीन है। एक्चुअली एनसीआर जितना दिल्ली, तो दिल्ली है आपकी, दिल्ली के आसपास जितना भी इलाका है वो सब एनसीआर वो सारा दिल्ली एनसीआर बन जाता है। और दिल्ली एनसीआर जॉइंटली गवर्न होता है, याद रखिएगा। दिल्ली एनसीआर का अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पर गवर्नमेंट नहीं है एनसीआर की कोई, पर इनका गवर्नेंस जॉइंट कर देते हैं। इनकी खुद का ट्रांसपोर्टेशन, एनसीआर ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, जैसे डीटीसी है ना, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, वैसे एनसीआर का खुद का है। तो वही गलत चीज़ है। एनीवे ठीक है, वही गलत चीज़। सर फिर से वही क्वेश्चन सर, अगर कोई मुझे मतलब कितनी यूनियन टेरिटरीज है तो उसको भी काउंट करेंगे सर, इसको काउंट करेंगे। दिल्ली को। हाँ, दिल्ली को यूटी में जब काउंट करेंगे वैसे काउंट करेंगे, बट इट्स स्पेशल केस। जैसे हम जम्मू कश्मीर को भी यूटी काउंट करेंगे, बट दैट इज ऑल्सो स्पेशल केस। वो देखेंगे हम उसमें स्पेशल क्या है। तो लॉजिक के लिए तो सबको व्हाट इज यूटी? यूटी इज बेसिकली गवर्न्ड बाय द यूनियन, तो फेडरलिज्म प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई सिंपली। In UT we have three parts. एनसीटी आपने क्या कहा? एनसीटी NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, वो एक अलग चीज। क्या लिख रहे हैं हम लोग, बात करें? यस तो ये थ्री पार्ट है, ये हर स्टेट के तीन पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल। So with respect to executive of the UT, president is the executive. President is the real executive of the UT, but he appoints various people, which we know by the name of lieutenant governor. जैसे हमारे पास किन किन के पास है? दिल्ली और सर यूनियन टेरिटरीज में गवर्नर होता है ना। एक मिनट पूरा कर लें, पक्का समझ आएगा। यस सर एक बात पूछ सकते हैं? जो चीफ मिनिस्टर बनता है यूटी का, उसको सर जो ओथ दिलाता है वो प्रेसिडेंट दिलाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिलाता है? कौन दिलाता है, कभी देखा है? कौन दिलाता है? केजरीवाल किसने ओथ दिलाई? हाँ, केजरीवाल को किसने ओथ दिलाई? प्रेसिडेंट दिलाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वो खुद ही लेगी। अरे कोई ओथ कैसे ले लेगा? गवर्नर दिलाएगा ना भाई। चलो, एक तो दिल्ली हो गया आपके पास, और कौन सा है लेफ्टिनेंट गवर्नर? किस किस यूटी के पास है? जेएनके के पास है, और लद्दाख के पास है, और पुदुचेरी के पास, उनके पास नहीं है। ठीक है, these people have lieutenant governor. इसको हम समझेंगे lieutenant governor वर्सेस गवर्नर, थोड़ी देर बाद समझेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। जब दिल्ली का स्पेशल केस का क्या समझ आएगा। तो बेसिकली देखिए, यूटी में वी हैव एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑन हिज बिहाफ, क्योंकि प्रेसिडेंट कैन नॉट बी एवरीवेयर, so on his behalf he appoints certain people. One of them is lieutenant governor or lieutenant governor in Hindi. Okay, that person basically is for these UTs: Delhi, Jammu Kashmir, Ladakh and Puducherry. Apart from that, he can also appoint commissioner, some administrator, these all are basically the representative of president. Clear है?
तो एग्जीक्यूटिव ये हो गई। अब आते हैं लेजिस्लेचर। लेट्स कम टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर legislature is not provided. UP does not have legislature, but parliament has the power. Here president is there. In case of legislature, Parliament of India has the power to provide a legislature for a UT by law. किसके पास अपना legislature है UT? Any idea? दिल्ली के पास किसको पता है? दिल्ली के अलावा जम्मू कश्मीर के पास है, यस। लद्दाख लद्दाख के पास नहीं है, पुदुचेरी के पास है। पौंडीचेरी और पौंडीचेरी आपका जम्मू कश्मीर, दिल्ली, इनके पास अपना लेजिस्लेचर है। क्लियर हुआ? एग्जीक्यूटिव कहाँ लिखा? अरे बाय लॉ लिखा है वो, मैंने वो छोड़ो से। बेसिकली एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट, ऑन हिज बिहाफ ही अपॉइंट सर्टेन पीपल, लिeutenant governor is for these territories and commissioner and administrator for others. Legislature is provided by the parliament by law. We have 3 places where there is a legislature: Puducherry, Jammu Kashmir and Delhi. And last is judiciary. Judiciary में it is within the power of president to extend the jurisdiction of a concerned high court. For example, दिल्ली को छोड़ के किसी के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। Delhi has its own high court. बाकी सारी UTs are covered under the high court of the nearby state. कोई confusion? बाकी जितनी भी UTs हैं, they are covered by a nearby state. Just for example, आपका क्या बोलते हैं, Pondicherry is covered by which high court? Pondicherry है कहाँ? मैप देखना पड़ेगा। हाँ सर, है साउथ तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का भारत का मैप कहाँ है, कैसे आएगा? उधर वो तो अच्छा वहाँ पे रहेगा। बोलने से जो इतना बुरा ये देखो। अरे सर पौंडीचेरी ओपन इमेज इन न्यू टैब कहाँ है पुदुचेरी? तमिलनाडु में है। तो बेसिकली किसके तहत आएगा? चेन्नई हाई कोर्ट। और बाकी हमारे कहाँ दमन एंड दीव वगैरह यहाँ पे किसके तहत? जिस भी सर एक बात बताइए, अंडमान तो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ है? यहाँ पे अंडमान का इसके पास है और लक्षद्वीप का इसके पास, ठीक है, केरल के पास, इसका कोलकाता के पास। अंडमान नीचे ये होगा कोलकाता। सर लद्दाख और जम्मू कश्मीर का कहाँ है? जम्मू कश्मीर का अपना हाई कोर्ट है, पहले से था, वो तो अब स्टेट से यूटी बना दिया उसने। लद्दाख का भी सेम है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का अपना हाई कोर्ट एक है, दिल्ली का अपना है, बाकी जितने हैं उनके पास वाली स्टेट में उनके हाई कोर्ट्स हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का खुद का है। हाँ, तो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट उसका खुद का है ना, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, जो भी आप पास में होगा उसके पास होगा, ठीक है। जो पास में है उसका रिलेशनशिप सही चलेगा, जो दूर है वो दूर जाएगा, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। कर जाता है। बहुत एक्सपीरियंस है बोल रहा है। पोर्टल से चल रहा है ना। पोर्टल से क्या? पोर्टल अच्छा पोर्टल, ओहो मैं तो भूल ही गया था, कैमरे के जगह बोलते नहीं ना, इसलिए मैं भूल गया था। यस, पोर्टल क्लियर है। तो दीज आर द एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप मुझे बता दीजिए कौन कौन सी यूटीज है? दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार। ठीक है भैया, हाउ मेनी यूटीज? 9 यूटीज। कितनी है? तो
सॉरी हाँ 8 है, कंबाइन कर दिया। We have 8 UTs and 20। 28 अरे 10 लोग बोल रहे हैं, 29 बोल रहे हैं। 28 इसको यूपी बना 29 नहीं है, कौन 29 बोल रहा है? पहले वो डिवाइड हो गया ना जम्मू कश्मीर, पहले वो स्टेट था, यूटी बन गया, तो इसलिए 28 हो गया। ठीक है, अब जो भी है नाम याद कर लेना। नाउ वी विल डील विद दिल्ली। कंबाइन से उसी पर कंबाइन दीव एंड दादर दमन-दीव और नगर हवेली को मर्ज हाँ मर्ज कर दिया ना दोनों को। पासी एनीवे पास के रिलेशनशिप चल जाते हैं ना, तो दोनों को प्यार हुआ तो उनको मर्ज कर दिया। NCT of Delhi. Now what is the issue? अच्छा एक काम करो, पहले लिखो, फिर यार बहुत सारा लिखना पड़ेगा एक साथ। लिख लो, फिर हम NCT of Delhi का आते हैं। यूनियन टेरिटरी। हाँ यूनियन टेरिटरीज में लिखिए फर्स्ट, इसमें डालिए। अच्छा सॉरी लिखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। Within this right now, initially these areas were known as scheduled districts. Initially these areas were known as scheduled districts. Full stop. Later on they became Chief Commissioner Province. Later on they became Chief Commissioner Province. Full stop. Then they are transformed to scheduled states. जब देश हमारा आजाद हुआ था तो we have to have schedules. शेड्यूल A, B, C, D, उसके अंदर स्टेट्स होती थी जो अब नहीं है। अब तो हमारे पास 28 स्टेट है जनरली, पहले हमारे शेड्यूल्स में होती थी। चीफ कमिश्नर प्रोविंस अलग से मेंशन किया जाता था, अंडमान निकोबार शेड्यूल डी में आता था, पर अब वो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो याद रखने की जरूरत नहीं, ये वो पहले की बात। उसके बाद लिखिए फुल स्टॉप। नाउ दे आर नोन एज यूनियन टेरिटरीज। Next, write down constitutional provisions. Within this, write down Article 239. Article 239 to 241. Article 239 to TO2 241 deals with union territories. Now first लिखिए executive. First is executive within bracket Article 239. Within this write down the President of India. Is the administrative head. The President of India is the administrative head of the Union Territories. Full stop. He is represented by the officers. Designated. Full stop. Next point. इसी में कंटिन्यू करते हुए the president can issue regulations for the governance of duties.
of UTs, full stop, such regulations have the force of the law of parliament. Okay, full stop. Where the legislative assembly exists, where the legislative assembly exists, the president does not. Where the legislative assembly exists, the president does not make regulations. Next point. The president can appoint advisory committee of duties. The president can appoint advisory committee of duties. To include popular elements. पॉपुलर एलिमेंट वर्ड समझते हैं आप लोग? अरे एमपीएमएलए टाइप के लोग, लेजिस्लेचर्स वगैरह या यूट्यूबर्स वगैरह। अगला देखिए, नेक्स्ट आइटम लेजिस्लेचर। नेक्स्ट इज लेजिस्लेचर। Within this, write down Parliament by law can establish a legislature. Parliament by law can establish a legislature having a council of minister, headed by chief minister, for the governance of the UT. For the governance, headed by chief minister for the governance of the UT. Next, लिखिए judiciary. For judiciary, right now, under the constitution, a UT can have its own high court, or can be brought under the jurisdiction of a nearby high court. Cool. So now we will deal with the special case of Delhi. Delhi was established under the Article 239AA. Under Article 239AA. With this, the name was given to the UT as NCT of Delhi. The name NCT of Delhi was given by the 239AA, introduced by 69 yes.
So 239 AA मतलब ये आर्टिकल है, आर्टिकल है 239 ए मतलब आर्टिकल है ये। एक 239 ए होगा, उसके बाद एक और आर्टिकल डाला गया 239 ए। इट्स अ प्रॉपर आर्टिकल, ब्रैकेट में नहीं है ना, ब्रैकेट में होता तो क्या बन जाता, क्लॉज सब क्लॉज। फिर हम इसे पढ़ते 239 क्लॉज ए सब क्लॉज ए। अच्छा सब क्लॉज ए तो नहीं होता, वन होता है यूजुअली। एनीवे, so as per the 69th constitutional amendment we inserted 239 AA to provide NCT of Delhi with its own legislature and all. But catch कहाँ आता है? Main issue that we are gonna discuss is that it's a sub-UT kind of thing. It is between UT and a state. In state they have all the subjects of the state list. In UT they have no subject. आपकी 3 लिस्ट होती है, स्टेट, यूनियन, स्टेट एंड कौन कौन सी लिस्ट होती है? यूनियन, स्टेट, अंडर विच शेड्यूल? So 74 यस 74 कौन से किसने बनाया? भाई मैं अच्छा क्या शेड्यूल पूछ रहे हो? 12 ही तो शेड्यूल है 74 कब पहुंचे? अरे नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं, सेल्फ गवर्नेंस वाला कुछ सोच रहा था, कोई बात नहीं, म्युनिसिपैलिटी 74th amendment. Anyway, schedule 7 provide 3 kind of list, union, state and concurrent. यूनियन पे कौन बना सकता है कानून? लिस्ट मतलब समझते हैं ना सब लोग? There are certain subjects on which only particular legislature can work. जैसे for example आपका law and order is a part of state list. It means only state government can work on that. Union cannot. जैसे international relation is the part of union, meaning only union can have international relation. States cannot. Okay? So state list, union, state and concurrent. This division was done to ensure federalism. तो सीधी सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली में है ऑल ऑफ अ सडन पेरेंट्स डाई, तो क्या होगा? जो एल्डर सन होगा ही विल कैप्चर एंटायर प्रॉपर्टी, ही इज पावरफुल, ही इज वेल एस्टैब्लिश्ड, ही विल कैप्चर एंटायर प्रॉपर्टी, बाकी तो गए सब। तो टू एंश्योर दैट द यूनियन डज नॉट सबड्यू द स्टेट और द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर विद द यूनियन, ही विल डिवाइडेड देयर पावर। माँ बाप पहले से बिल बना के गए कि आप लोगों के ये काम होंगे, मतलब प्रॉपर्टी आपको ये ऐसे से मिलेगी, लॉजिकली। But this distribution does not apply to the UT. In case of UT, the parliament has all the 3 powers. They can enact on union, state and concurrent. क्या? मतलब सर यूटी से कैसे तीनों पावर यूनियन के पास है? यूनियन के पास बताया तो यूनियन में सारी पावर। यूटी का मतलब क्या होता है? टेरिटरी कंट्रोल्ड बाय द यूनियन। तो उसमें वो स्टेट सब्जेक्ट क्यों नहीं लेगी? क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं? तो यूनियन पे सारी पावर, स्टेट के केस में स्टेट की यहाँ पावर है। यूनियन कैन नॉट इनैक्ट ऑन एनी सब्जेक्ट दैट इज ऑन स्टेट लिस्ट, बट इन केस ऑफ यूटी इट कैन इनैक्ट ऑन ऑल 3। क्लियर? ओके, सो व्हाट हैपेंड इन दिस केस ऑफ यूटी व्हेन दिल्ली वाज टू बी एस्टैब्लिश्ड एज अ सेपरेट एंटिटी ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली विद द लेजिस्लेचर, तो दिस क्वेश्चन केम कि टू व्हाट एक्सटेंट वी शुड गिव इट पावर, because it's a national capital also. ऐसे तो है नहीं कि बाहर का इलाका दे दिया सेल्फ गवर्नेंस, यहाँ पर ऐसे कैपिटल ऑल्सो, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो सिट्स इन दिल्ली। तो ये इशू आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन दिल्ली, देन हाउ कुड यू मेक इट अ स्टेट? फिर तो 2 पावर सेंटर हो जाएंगे दिल्ली में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो फॉर दैट वी केम टू अ कंक्लूजन कि वी विल गो समवेयर बिटवीन। विद दैट the UT of Delhi has all the powers in the state list except public order, police and land. Meaning in state list Delhi legislature has all the powers, but on these 3 subjects only union has the power. Clear? For example, जैसे अभी रिसेंट में देखो प्रोटेस्ट, जब CAA प्रोटेस्ट हुए थे, the media asked to the केजरीवाल कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे? तो he simply said, पहला it's a law and order problem, part of public order. It's a law and order problem, part of public order. पुलिस मेरी नहीं है, पब्लिक ऑर्डर मेरे पास नहीं है, दोनों केंद्र के। पहला कानून केंद्र का,
पुलिस केंद्र की और आपका पब्लिक ऑर्डर भी केंद्र। व्हेन एवरीथिंग इज ऑफ द यूनियन तो मैं काहे जाऊँ? हालांकि वो पॉलिटिकल मूव था, वो एक अलग बात है, बट लॉजिक ठीक था। वो चाहते हैं कि हमारे कौन चाहता? हाँ, केजरीवाल चाहता है कि पुलिस उसे मिल जाए, कि दिल्ली पुलिस आए दिन फिर पहुंच जाती है ना, नॉक नॉक आओ चलो, ठीक है। बट डिस्प्यूट क्लियर है, द डिस्प्यूट इज क्योंकि दिल्ली में दोनों गवर्नमेंट है। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी है, अगर स्टेट को भी बना देंगे तो दे विल बी 2 पावर सेंटर्स इन दिल्ली, और वो हम चाहते नहीं। तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे तो पूछा गया था, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो इट वाज आस्क्ड फ्रॉम मी, क्या दिल्ली को स्टेट बना देना चाहिए? सर ऐसे तो सर थोड़ा अगर ये डिसबैलेंस हो सकता है पावर का। डिसबैलेंस कैसे होता है? नहीं, अगर पुलिस का भी पावर दिल्ली इसके सीएम के पास चल गया तो वो एक्शन भी ले सकता है, जो प्राइम मिनिस्टर है अरेस्ट वारंट उनके नाम पे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट, दिल्ली पुलिस की तुम्हें औकात लगती है तेरी? देखो बुरा वक्त बनना, पर खाकी की अगर इतनी औकात होती तो फिर बात ही क्या थी, ठीक है। खाकी की इतनी औकात नहीं है, ठीक है, वो तो चलो छोड़ देते हैं। एनीवे, तो बेसिक लॉजिक प्रॉब्लम ये आती है कि लॉ एंड ऑर्डर यूनियन वांट टू कंट्रोल इटसेल्फ। तो इसमें मेरे से जो पूछेंगे तो मैंने एक सिंपल आर्गुमेंट ये दिया था, दे विल बी वन अकाउंटेबिलिटी। अभी क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है, दिल्ली कहती है केंद्र का काम है, केंद्र कहती है दिल्ली का काम है, और जनता कहती है हमें बनाया जा रहा है। वी आर अनेबल टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेसी का मेन पर्पस क्या है? टू हैव अकाउंटेबिलिटी। यू हैव अ लीडर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू यू, यू चूज देम। जिस दिन मन करेगा लात मार के दूसरा लीडर। बट इन दिल्ली वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कुछ भी होता है दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र की गलती है, केंद्र कहता है दिल्ली की गलती है, और गलती किसी की नहीं बनती। तो आपके हिसाब से मतलब प्रॉपर एक जिनका स्टेट फेवरेबल है। फेवरेबल इसलिए है कि मेरा हमारे आर्गुमेंट ये कि अकाउंटेबिलिटी चाहिए मुझे। अगर कुछ गलत जाए तो मुझे कॉलर चाहिए पकड़ने के लिए, चाहे वो सीएम का हो चाहे पीएम का हो। नहीं पकड़ पाओ। अरे पकड़ ना पाए गलत चीज होती है, पर पकड़ना है कॉलर को, पर नहीं पकड़ सकते। फॉर एग्जांपल अभी श्रीलंका में क्या हुआ, रिवोल्यूशन। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, लोग कोई आपको परेशान कर रहा है ना। एक डायलॉग है, मैलिको मूवी शायद नहीं देखी होगी आपने, तो बहुत अच्छा डायलॉग, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो एक पॉइंट के बाद रिवोल्यूशन हमेशा आते हैं। श्रीलंका में वही हुआ। द लीडर ऑफ श्रीलंका वाज वेरी मच पावरफुल। राजपक्सा ब्रदर्स, दे वर वेरी मच पावरफुल। जब वो उनको लात मार के भगा सकते हैं तो बाकी लोग क्या हैं? अरब स्प्रिंग में भी तो यही आया था। अरब स्प्रिंग थोड़ा अलग केस था, पर हाँ लॉजिक यही था। अरब स्प्रिंग में एक व्यक्ति ने अपने आप को आग लगाई और 12 देशों की सरकार गिर गई, ठीक है। अब पता नहीं आप लोग थे, अरब स्प्रिंग की यही कहानी। आपने बताया था। हम तो मैं तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ही आया था। कोई नहीं, सबको पता है ना, कहानी तो छोड़ो। तो बेसिकली रिवोल्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय इवन अ सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन से रिवोल्यूशन आता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी पोस्ट की थी, उसके खिलाफ रिवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात के इंजीनियरिंग कॉलेज, गुजरात के इंजीनियरिंग कॉलेज में मैथ्स बिल बढ़ा दिया गया था। मैंने आपको बताया सरकार किन दो लोगों से डरती है? स्टूडेंट और इंटेलेक्चुअल से, और स्टूडेंट, वो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट। इतने बिल ले लो उनके, आप क्या कर रहे हो? उनका आप मैथ्स बिल बढ़ा रहे हो। अरे सुट्टे का पैसा अलग से लाते हैं वो, अब वो मैथ्स में दे देंगे, सुट्टे का पैसा कहाँ से आएगा? तो अल्टीमेटली ऐसे कितना बढ़ा दिया था सर? मतलब बढ़ा दिया था, मैं मजाक में कह रहा हूँ। बट देखिए सरकारी कॉलेजेस में द पीपल हु आर देयर वो इतने रिच नहीं होते भाई। जेएनयू में जब सरकार फीस बढ़ा देती, यही लॉजिक था। वहाँ पे अभी भी आप जेएनयू में जाएंगे, बहुत सस्ती फीस पे पढ़ाया जाता है, पर वो किन के काम आता है? जो डिप्राइव्ड क्लासेस है, मेरा जैसे लोग तेरे जैसे लोग, डिप्राइव्ड क्लासेस के काम आता है। A lot of people if you go in JNU ना, उनके पेरेंट्स रिक्शा चलाता है कोई, पर वो JNU में पढ़ रहा है। That's the advantage of a welfare state. तो मैं बोला प्रधानमंत्री ने 5 सूत्री कार्यक्रम दिया, तो उसमें एक सूत्र ये भी लगाते हैं कि भारत सरकार सबको कंपलसरी फ्री एजुकेशन देगी। ये तो देखिए अधिकार है हर नागरिक का। आप जॉब में आप कह सकते हो जिसमें मेरिट है तो जॉब मिलेगी, लेकिन एजुकेशन में नहीं कह सकते। ये जिम्मेदारी है सरकार की, भारत के हर नागरिक को फ्री एजुकेशन मिले। जो सर अभी आपने बताया जो पढ़ाया था राइट टू एजुकेशन में जो प्रोविजन है उनको ही सर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर बात वो ठीक है, पर वहां से शुरू हुआ रिवोल्यूशन, सरकारें गिर गई। तो इस केस में देखिए 3 चीजें थी। तो हर बार कहता अकाउंटेबिलिटी डिनाइबिलिटी होती है। जैसे ये प्रोटेस्ट हुआ, मैंने आपको बताया केजरीवाल ने क्या बोला, ना पुलिस मेरी, ना पब्लिक ऑर्डर मेरा, ना लॉ मेरा, तो मैं क्यों जाऊं? केंद्र ने बोला कि ये जानेगा। तो बेसिकली बोथ वर शिफ्टिंग अकाउंटेबिलिटी। तो इसलिए बेटर तो रहेगा स्टेट बना दीजिए। पर स्टेट में देयर आर 2 मॉडल्स। वन मॉडल सेज
व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, नॉट दिल्ली, कंफ्यूज मत होइएगा। कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, विच इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली बड़ा रीजन है, कैपिटल छोटा इलाका है। तो द वन प्रपोजल इज कि न्यू दिल्ली को आप अलग कर लो, न्यू दिल्ली को केंद्र शासित रखो, यूटी रखो, और रेस्ट ऑफ द दिल्ली को मेक अ स्टेट। एक प्रपोजल ये है। दूसरा प्रपोजल ये है कि एक्सेप्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस को आप अपने पास अभी भी रख लो अगर चाहते हो तो, बट अदरवाइज दिल्ली को कंप्लीट स्टेट बना दो। कंप्लीट स्टेट का फायदा क्या होगा? एक गवर्नर होगा, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिसके पास सारी पावर्स है, फिर एक गवर्नर होगा, प्रॉपर स्टेट वाला मैकेनिज्म हो जाएगा। चाहते तो पुलिस रख लो, कोई बात नहीं, पर लैंड तो दे दो ना। क्लियर? दो मॉडल है और दोनों में से कोई भी मॉडल फॉलो नहीं होने वाला, नहीं होंगे, कोई सरकार नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल जब दिल्ली इलेक्शन आए थे, बीजेपी ने प्रॉमिस किया था, हर सरकार प्रॉमिस करते दिल्ली के लोगों को कि इफ वी कम टू पावर वी विल मेक यू अ स्टेट। हर कोई प्रॉमिस करता है पर कोई फॉलो नहीं करता। नेता का वही काम है। नेता का वही काम। बेटा तुम्हारा तो दिल्ली पुलिस ने सेल बुक कर लिया है तो टेंशन ना लो, तुम्हारा एक सेल बुक है। एनीवे, so we have three things. These are not in the power of Delhi government. अब इशू कहाँ आता है? इशू comes, ये सब बच सकता है कुछ, क्या बच सकता है? वो अच्छा, वो कोई नहीं, माफी मांग ले। नहीं फिर बस जाके रिकॉर्ड लगा ले सर। The fourth, देखिए, constitutional amendment under Article 239 AA. These three are excluded from the power of Delhi government. But later on, Ministry of Home Affairs passed a notification and they added fourth subject, services. अब ये तो था भी नहीं अमेंडमेंट में। सर्विसेज का मतलब जितने भी आपके डीएम, सीएम, पीएम जो भी होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, द दिल्ली गवर्नमेंट लॉस्ट ऑल द पावर्स। यानी सभी यूनियन के पास है। ये केवल दिल्ली की बात हो रही है। हाँ, सारे पावर यूनियन के पास पहुंच गई, और यूनियन के बिहाफ पे कौन एक्सरसाइज करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब केजरीवाल इस बात का बुरा माना, केजरीवाल टुक दिस टू दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट अपहेल्ड इट कि भाई ये सही करा तुमने। देन इट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, तो रिवीजन तो वही होती है। सुप्रीम कोर्ट gave a very very beautiful judgment. सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीटेड दिस, सेड कि नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेड दैट दिल्ली is a duty only in 3 subjects, otherwise it's a proper state. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि दिल्ली गवर्नमेंट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इज नथिंग मोर देन अ गवर्नर, एंड ही हैज टू ओबे ऑल द डायरेक्टिव्स ऑफ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। व्हाट इज द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? क्या होता है फीचर? बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ व्हाट? फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो 2 हेड्स होते हैं हमारे पास। One is the head of the government like CM or PM, or one is the head of the state like governor or president. And second most important thing, there is a council of minister headed by CM or PM, whatever may be the case, responsible to legislature. And because this is responsible to legislature, and legislature में you people elect your MPs and MLAs who have only 2 responsibility: one, to make acts; second, to control government on your behalf. ये तो 2 काम है लेजिस्लेचर के, कानून बनाना और आपके बिहाफ पे सरकार पे नजर रखना। और सरकार बनाई गई तो गवर्नमेंट किसको अकाउंटेबल है? आपको। गवर्नर किसी को अकाउंटेबल नहीं है। गवर्नर वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर है सबको? व्हाट इज फेडरल डेमोक्रेसी? ओ सॉरी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। So that is the Supreme Court clearly said in this judgment that the case name is NCT of Delhi versus Union of India case. In that it clearly established that Delhi is a state for every particular purpose except for 3 subjects. अब फिर मोदी सरकार उन्हें बुरा लग गया होगा इस बात, मतलब ऐसे कैसे, ये बकैती हम नहीं सही में किसी आ गए उन्होंने हमसे मतलब हमसे बदतमीजी करोगे तुम लोग, तो अल्टीमेटली दे अमेंडेड द एक्ट एनसीटी ऑफ दिल्ली। उन्होंने प्यार से बताया भाई बेटा तुम्हारा भी सेल बुक होगा, और का पूरी क्लास जाएगी। एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट बेसिकली वाज अमेंडेड इन 2021
नहीं सर, मैंने बात कर रखी है सर ऊपर ऊपर लगा के रखिए। कटवा देता हूँ। भारत सरकार ने to repel that kind of undermine that judgment, they have brought a new act. In this act, they have made the lieutenant governor as the government of Delhi. So this is the last status. यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वही। तो इस समय दिल्ली में किसकी सरकार है? लिeutenant गवर्नर की सरकार है, केजरीवाल की सरकार नहीं। वो कहने को सीएम है पर उसको पावर कोई नहीं। तो सर उसका काम क्या है? उसका काम रेवड़ी है बांटना। क्या बांटना? रेवड़ी बांटना। उसमें भी तो केस चल रहा है। इसमें अरे रुक जाओ, वो एक अलग चीज है रेवड़ी का लॉजिक। इसमें गवर्नर केजरीवाल पे कोई पावर नहीं है। उसको पहला पॉइंट क्लियर हो गया that this act clearly said that lieutenant governor is the government of Delhi. And second point it said that for every initiative taken by the government, it must be first ratified by the lieutenant governor. सर मुझे कंफ्यूजन है सर। हाँ पूछो। स्टेट्स में मतलब गवर्नर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर में क्या डिफरेंस गवर्नर अपॉइंट होता है होता है? सेंटर के द्वारा, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट। वो पार्लियामेंट जब हम करेंगे तो बेटर समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा। देखिए बेसिकली हम किसे चुनते हैं? हम अपना एमपी एमएलए चुनते हैं। उनके दो काम होते हैं, कानून बनाना और सरकार पर नजर रखना। उसमें से कुछ एमपीस एमएलए हमारे क्या बनते हैं? सरकार का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मिनिस्टर्स। और सारे मिनिस्टर को क्लब कर दो तो क्या बनता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कुछ लोग होते हैं जो कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं। हमने पहले भी समझा सर्कल होता है ना आपका, ये आपका बड़ा सर्कल, ये क्या है? एमपी एमएलए। इसमें से एक छोटा सर्कल, ये कौन बनेंगे आपके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें से छोटा सर्कल विच विल बिकम योर कैबिनेट। होते सारे एक ही व्यक्ति है, सिंगल पर्सन कैन बी इन द कैबिनेट एज वेल एज इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज वेल एज एमपी एमएलए। तो ये आपको पहले तो एमपी एमएलए बनना है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट। ऐसा समझा? गवर्नर का काम सिर्फ साइन करना। सर वो स्टेट्स में भी होता है? स्टेट्स में ही उसका काम है। स्टेट्स में बता रहा हूँ, हम गवर्नर को जब करेंगे तो समझ में आएगा। गवर्नर और प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही काम है, जो भी फैसला कौन लेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सिर्फ उसे इम्प्लीमेंट करना है। यस। इम्प्लीमेंट मतलब उस पर साइन करना है। इसका लॉजिक है कि सिंपल सा लॉजिक ये है, हमने सर पहले भी बात की थी, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट। में बात है ना आर्टिकल 53 के बारे में, that all the executive power of the union lies in president. पर problem ये है that our constitution also says that he cannot exercise any power without the opinion of council of minister. मतलब आपके पास बंदूक तो है, पर आप कब चलाओगे नहीं चलाओगे मैं बताऊंगा। तो प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग प्राइम मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन सारी पावर प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन बिना उसकी एडवाइस के प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर सकता। अब जब आप आईएएस अपॉइंट होते हो तो आपको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। आप प्रेसिडेंट के बिहाफ पे काम कर रहे हो, तो जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं साइन किसके होते हैं? सेक्रेटरीज के साइन होते हैं। सेक्रेटरी जो आईएएस ऑफिसर है जो कि प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका मिनिस्टर आपसे बोलता है ये पेपर है साइन करो, आप साइन करते हो तो माना जाता है प्रेसिडेंट ने साइन किया है, क्योंकि सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास है। सर अब गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में क्या डिफरेंस? वो भी हम आएंगे ना, गवर्नर तो समझ गए? यस सर। ठीक है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज, देखिए क्या हुआ, पहले तीन चीज थी, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, जो दिल्ली सरकार के पास नहीं था। देन सर्विस की जोड़ी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सर्विसेज जोड़ी। दैट केस वेंट टू हाई कोर्ट, उसने अपहेल्ड किया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया कि आपके पास कोई ऐसी पावर नहीं है, दिल्ली हर पर्पस के लिए स्टेट है। तो स्टेट के जो लॉ लगते हैं, दे विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, they will make the law, they will decide what will happen to Delhi, and lieutenant governor will only behave like a governor, sign that, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। सर अब केजरीवाल के हाथ में पावर है ना, मतलब पर उसके बाद फिर बिल भी आया। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ? गवर्नमेंट ब्रॉट अ बिल, द एनसीपी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट, सो दे अमेंडेड द एक्ट ऑफ दिल्ली, सो अंडर दैट दे हैव गिवन ऑल द पावर टू lieutenant governor and governor. So today all the power of government of Delhi are with lieutenant governor. Clear? तो फिलहाल यहाँ पे ये चैलेंज की गई है सुप्रीम कोर्ट में, भी जजमेंट आया नहीं है।
जब आएगा तब देखेंगे। तो सर केजरीवाल में तो अभी कुछ कोई पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मतलब कुछ केजरीवाल पॉलिसीज बना सकता है, पर उसे सेकंड पॉइंट क्या कहता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन चाहिए होगा। अच्छा, इसलिए अच्छा, जैसे केजरीवाल करना चाहता है ना, हर घर राशन वाला जो स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। बट अपन राशन में राशन माफिया बहुत बड़ा है हमारा। आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में एमएसपी, हाँ, yes, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना, तो उसमें एमएसपी पीडीएस आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर में। तो उसमें क्या होता है, आपका जो एग्रीकल्चर में जो जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास से निकलते हैं ट्रक, तो उसमें बहुत घोटालेबाजी होती है। और आप कभी आप गया है कोई आपने से कोई राशन शॉप पे, घर वाले राशन शॉप पे नहीं, सरकारी राशन शॉप पे गए हो, क्या देखा है वहाँ पे? हाँ हम देखिए 12 किलो की जगह 8 किलो ही देता है। सो बहुत गंदी क्वालिटी। क्वालिटी भी बहुत पुअर होती है। क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी वाला माल इधर उधर कर देते हैं, पुअर क्वालिटी वाला माल उधर। सर वही ना 1 रुपए किलो में मतलब सामान राशन मिलता है। हाँ वो उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें बहुत धांधलेबाजी होती है, बहुत ज़्यादा। A lot of food is diverted, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट वो क्या करते हैं, आप जाओगे क्योंकि देख ऑब्वियसली बात है, वही लॉजिक आता है एजुकेशन वाला। जो व्यक्ति पीडीएस का राशन लेने जा रहा है वो इतना अमीर तो होगा नहीं, इतना पावरफुल भी नहीं होगा, कनेक्टेड भी नहीं होगा। अगर वो इतना कनेक्टेड होता तो पीडीएस का राशन क्यों लेता, नॉर्मल किराना स्टोर से ले लेता, बासमती चावल खाता, और सड़े हुए चावल क्यों खाएगा। उसको नॉलेज होती है कि कैसा है न्यूट्रिशन। वो इस तरह लॉजिक आता है आपका सरकारी स्कूल लॉजिक वाला। इन गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में कौन जाता है, गरीबों के बच्चे जाते हैं, और ये बात सबको पता है। तो इसलिए कोई काम नहीं करना चाहता, क्योंकि क्या होगा अगर टीचर नहीं आएगा, मान लेते पूरे क्लास में नहीं आया, पूरा ईयर खत्म हो गया, टीचर एक दिन भी नहीं आया, तो क्या कर लोगे। अगर आप इतने ही कनेक्टेड होते तो वहां क्यों पढ़ रहे होते। इसलिए हमने अमर्त्य सेन की बात की थी ना, अमर्त्य सेन ने क्या बोला, सर इसके लिए काम कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिस मतलब मैस वगैरह खाना मिलता है उन सबको उनको ही सर वही सेम देना चाहिए। किनको देना चाहिए, तो मतलब जैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिड डे मील जो मिलता है। हाँ, हाँ। तो जो मैस वगैरह होती है आलू वगैरह की इन सबको मतलब तो यही वाला फूड प्रोवाइड कराना चाहिए मतलब। तो आप कह रहे हो आर्मी वगैरह जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता वगैरह हैं सबको सेम खाना प्रोवाइड करो, गवर्नमेंट की तरफ से होता है वो बोल रहा हूं। तो फिर वो डिफरेंशिएट कर देंगे ना, वो उनको अच्छा देंगे, उनको खराब देंगे। हाँ, तो आप कौन सा चेक कर लोगे। पॉइंट ये है कि जो गरीब व्यक्ति जा रहा है सरकारी स्कूल में, अगर उसमें इतनी पावर होती तो वहाँ क्यों होता। तो इसलिए हमने बात की थी, अमर्त्य सेन ने बोला है कि पहली चीज अगर आपको ट्रीट करनी है, जो स्टार्टिंग ऑफ क्लास में मैंने बोला कि 5 पॉइंट जनता के लिए बोले, 5 पॉइंट अपने लिए भी बोल लो। उसमें पहला पॉइंट है फ्री एजुकेशन। अमीर का बच्चा हो या गरीब का हो, एक ही स्कूल में जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक दिन भी टीचर नहीं आएगा तो जो अमीर का लौंडा है वो क्या करेगा, पापा को बताएगा, पापा जी फोन मिलाएंगे उसको एजुकेशन सेक्रेटरी को सीधा कि बेटा ये क्यों नहीं आया। एजुकेशन सेक्रेटरी सीधा आपका एजुकेशन ऑफिसर को मिलाएगा और सीधा वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो फियर डेवलप होगा उनके अंदर। नेक्स्ट टाइम से डर लगेगा। फिर अगली बार क्या होगा, कोई टीचर हिम्मत नहीं दिखाएगा क्लास छोड़ने, स्वेटर नहीं बुनेंगे क्लास में, ठीक है। That's a good idea of अमर्त्य सेन। तो that's why I'm saying गवर्नमेंट जनता से उम्मीद करती है कि वो ये करे, पहले खुद से उम्मीद बढ़ाओ, खुद कुछ उन्हें दो, एजुकेशन दो प्रॉपर, उसके बाद बात करें। बात यहाँ तक बात क्लियर है। तो करंट स्टेटस अबाउट दिल्ली कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है, केजरीवाल की नहीं, पावर टर्म्स में ओनली। क्लियर। सब हर घर राशन के लिए कुछ बता ये तो बताया, हर घर राशन को करना चाहता है लेकिन गवर्नर अग्री नहीं कर रहा। स्कीम बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सारा ड्रामा होता है। तो इससे अब क्या होगा, हर घर राशन में पीडीएस जो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके ही स्टोर वेयर हाउस से आपके नाम का राशन का पैकेट बनेगा पूरा और आपके घर पे आएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, अभी क्या बहुत से लोगों पे राशन कार्ड इशू उन्हें पता ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं उनके नाम पर राशन कार्ड इशू है, और सालों से राशन बांटा भी जा रहा है उन्हीं के नाम पे। तो अब क्या, राशन कार्ड में आपका एड्रेस होगा, उस पर जाएगा, अगर नहीं मिला तो राशन कैंसिल, राशन कार्ड कैंसिल कर देंगे कि भाई ऐसा तो कोई व्यक्ति था ही। तो कितने सारे जो डुप्लीकेट राशन कार्ड है वो खत्म हो जाएंगे। और दूसरा जो ये राशन माफिया है उनका पावर खत्म हो जाएगी। अभी उनके स्टोर पे जाता है, वो मनमानी हरकतें करते हैं, आप कभी जाके देखा है, वो बदतमीजी से बात भी करते हैं पहला, और दूसरा वो तमीज आपको सामान भी नहीं देंगे, लाइन में लगाएंगे और ड्रामा पेलते हैं। उसमें क्या होगा, आपके घर पे राशन आएगा। तो सब वेरी गुड स्कीम, पर दिल्ली का कई सरकार उसको होने नहीं दी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम, मेरे को तो समझ नहीं आया, मुझे तो कोई रीजन समझ नहीं आ रहा। बाकी मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि मुझे दिल्ली में रहना है। यस सर, इसलिए कोर्स नहीं करना। नहीं, बट बाकी मैं मुझे लिटरली लॉजिक समझ नहीं आ रहा। स्कीम के फायदे ही फायदे, नुकसान क्या है। आपके घर पे राशन आएगा, एक गरीब के घर पे सोचिए, आपके घर पे हर महीने सरकारी पैक राशन आएगा, क्वालिटी के साथ होगा भाई। वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसमें खर्चा तो कर ही रही है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, मतलब पैसे वगैरह फाइनेंशियली। आप वैसे भी राशन
पीडीएस तक तो लेके जाते थे, उसके बाद बेचारे को जाना पड़ता था 10 घंटे लाइन में लग के। भाई टाइम लगता है इन चीज़ों में। वो अपने एक दिन की वेज छोड़ रहा है उस ड्रामे के लिए, और अब उसके घर पे आएगा। तो इट्स गुड स्कीम, पता नहीं केंद्र क्यों मना कर रहा। क्लियर है? तो इसलिए क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज ऑल द पावर, तो इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू इंप्लीमेंट एनीथिंग इन दिल्ली दे हैव टू आस्क लेफ्टिनेंट गवर्नर। दैट इज द फाइनल स्टेटस। लिख लो चलो। पार्लियामेंट चाहे तो सर जैसे मतलब करंट गवर्नमेंट, हाँ क्या कह रहे हैं? यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो हर स्टेट में सर ये इंप्लीमेंट करा सकती है ना ये। हाँ स्कीम अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, इंप्लीमेंट कराना भी चाहिए। एड्रेस तो सर चेंज होता रहता है, और जो ये किसका? राशन वाली सर ऐसा भी तो तो उसमें एड्रेस अपडेशन होगा ना। अब मान लीजिए आपका राशन कार्ड है, आप एड्रेस बदल चुका है, तो आप बदलवाओगे। वो तो मान लो बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं, वहाँ पे बार-बार चेंज होते हैं। तो उसका मैं आई एम सेइंग उसमें, आई एम नॉट सेइंग कि परफेक्ट सिस्टम है, पर इससे बेटर है, माफिया से बेटर है। उसमें हम बदलाव करते रहेंगे, इसमें कोई तरीका निकाल लेंगे। अगर आपका जैसे मान लीजिए बदल रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम आधार को, आपका पीडीएस को आधार से सीड करवा देते हैं। आप आधार एड्रेस बदलवाओगे, इमीडिएट आपका पीडीएस एड्रेस बदल जाएगा, आपके घर पे पहुंच जाएगा राशन। तो वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो सॉल्व की जा सकती है, लेकिन डिनाइंग राशन एट द होम मुझे समझ नहीं आ रहा। और कई स्टेट शुरू कर चुकी हैं ये, दिल्ली तो कोशिश कर रही है, हो नहीं पा रहा, पर कई स्टेट वाकई में शुरू कर चुके हैं। आप आधार में क्या आधार में तो चेंज करवाना पड़ता है। हाँ वो आधार में तो बहुत मतलब 50 रुपए में चेंज होता इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा सर लोगों को कुछ, मतलब जो है। हाँ वो लिमिट होती है सर, जितनी बार चेंज करवाना। उस अनलिमिटेड कर देंगे और क्या करेंगे। अब बट देखिए जो आप कह रहे हैं वो प्रोसीजरल प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वो करेक्ट नहीं की जा सकती। कम से कम माफिया का कंट्रोल तो खत्म हो जाएगा। आप कभी जाके देखें किसी राशन शॉप में, तो आपको पता लगेगा कौन कहाँ है। यस, तो एक पर्टिकुलर इंसान मतलब ठेका वगैरह लेता है सबका, ऐसा कुछ? हाँ बहुत ड्रामा होता है, बहुत पैसे लगते हैं इसमें। आपका पीडीएस राशन शॉप खोलना कोई आसान काम थोड़ी ना है, उसके लिए नीचे से ऊपर तक सबको खिलाना पड़ता है। वो खिलाना पड़ता है। ये तो प्रॉब्लम है। देखिए इसमें कई लोगों के इंटरेस्ट खराब हो रहे हैं, खासकर सरकारी ऑफिसर्स के, जिनका मंथली पैसा बंधा हुआ था। क्योंकि देखिए वो राशन वाला अकेला थोड़ा ना खाता होगा, वो बेचता है, उस पैसे से वो पे करता है उस ऑफिसर को जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो ऐसा काम ना करे। और वो अपने से ऊपर वाले को, इट्स अ चेन। तो अगेन आई एम सेइंग इट्स अ वेरी गुड मैकेनिज्म। आप जो कह रहे हैं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, खासकर ये जो किराएदार वाला सीन है, क्योंकि किराए पे बहुत लोग रहते हैं और शिफ्ट करते हैं, खासकर जो गरीब लोग हैं वो तो खास कर किराए पे रहते हैं। अब दिल्ली में इतनी कॉस्टली प्रॉपर्टी कौन अफोर्ड कर सकता है, तो उनके लिए हम टेक्निकल मेजर्स निकाल सकते हैं। बट एटलीस्ट इट्स अ गुड मेजर देन एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म। कई स्टेट शुरू कर चुके हैं, आई होप दिल्ली भी शुरू कर दे। हमें तो नहीं मिलता पीडीएस का राशन, बट जिसे मिलता है उसका तो फायदा हो जाए। चलो देखिए वेल दिस आइटम आर्टिकल क्या हो, आपको ही मिल सकता है सर। अरे हम कहीं नहीं, हम किसी का हक नहीं मारते, हमें चाहिए भी नहीं। हम मिल जाएगा, उसमें बासमती राइस देने लगे तो हम ले लेंगे। अब इंडियन राइस को कैसे खाई जाएगी? लिखिए अंडर आर्टिकल 239AA, अंडर आर्टिकल 239AA कॉमा inserted by 69th constitutional amendment, 69th constitutional amendment, again comma, gave a special status, to the UT of Delhi, gave a special status to the UT of Delhi as NCT of Delhi, as NCT of Delhi, full stop. Next point, it also says that there shall be, it also says that there shall be an administrator to be known as Lieutenant Governor. Next point, it also empowers the Parliament. To provide a legislative assembly for Delhi.
having power to enact on all subjects in the state and concurrent list. All subjects in the state and concurrent list except कौन से 3 थे? पुलिस लैंड एंड Public order. पब्लिक ऑर्डर लिख लीजिए, पुलिस लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर, पुलिस लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर। नेक्स्ट लिखिए सब हेडिंग में लिखिए द ब्यूरोक्रेटिक टसल। द ब्यूरोक्रेटिक टसल मतलब लड़ाई, हाँ नहीं वो सब हेडिंग है, द ब्यूरोक्रेटिक टसल, द ब्यूरोक्रेटिक टसल लिख लिया, TUSSLE, टसल मतलब रशा कसी जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, लड़ाई काइंड ऑफ। विद इन दिस लिखिए MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA by a notification added 4th subject, ऊपर BPO है ना उसकी छुट्टी हो गई, ऐसे शोर मचाते हो जाते हैं। Added 4th subject, कौन सा सब्जेक्ट था? Services. Added 4 subject services to the exempted list, to the exempted list, okay, to the exempted list, full stop. Next point, it was challenged before Delhi High Court. It was challenged before Delhi High Court. Challenge before Delhi High Court, full stop. The Delhi High Court ruled that the advice given by the COM, that is Council of Ministers, the advice given by the COM is not binding on the Lieutenant Governor. COM is not binding On the Lieutenant Governor. Full stop. It also upheld the notification. It also upheld the notification. Upheld the notification. अब लिखिए significance. इस judgment का significance क्या बना? लिखिए significance of Delhi High Court judgment. Significance of Delhi High Court judgment. तो this लिखिए. It basically established that the will of the people, as represented by the Council of Ministers, has no value in front of a nominated executive. रेफरेंस के लिए आप नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव, गवर्नर नॉमिनेटेड होता है ना, तो इसको रेफरेंस के लिए आप लिख लीजिए टू क्रिएट अ लिंक विद द मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, तो उसमें भी यही काम हुआ था, उसमें भी डबल गवर्नमेंट बनाई गई थी। उसके अलावा आप पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी। यस सर। बैटल
प्लासी के बाद भी डबल गवर्नमेंट बनाई गई। डुअल गवर्नमेंट बनाई थी। उसमें पावर किसी के पास थी, चेहरा कोई था। क्लाइव ने सर। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो दोनों आप चाहे ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि आप रेफरेंस याद रखें और उसमें लिंक अलग बना अलग सकें। rights थे, निजामत राइट्स उसने अपने पास रखे थे। मेन पावर ब्रिटिशर्स के पास थी, लेकिन नवाब बंगाल बना रहा। तो ही वाज अ फेस विदाउट पावर, ही वाज अ गवर्नमेंट विदाउट पावर, पर पावर किसी और। सेम यहाँ पे भी वही हुआ, सारी पावर ल्यूटिन के पास है, लेकिन जनता की नजर में तो केजरीवाल सीएम है। तो डबल गवर्नमेंट वाला लॉजिक हो गया। कोई नहीं सर, हम लोग पढ़ के बताएंगे। ये इन्फॉर्मेशन पता भी नहीं है मतलब जो नॉर्मल। हाँ, उन्हें पता नहीं होगा ना, उनके हिसाब से उन्होंने केजरीवाल को वोट डाला, वो तो उसकी गर्दन पकड़ना चाहेंगे, पर वो कहेगा मेरे तक शक्ति नहीं है। वो कहेंगे शक्ति नहीं तो सीएम पे क्यों बैठा उतर जा। ठीक है, कोई नहीं सर, एक आध तो वो कहेगा कुर्सी का लालच बड़ी चीज है, कुर्सी नहीं छोड़ूंगा चाहे शक्ति के बिना ही सही। ठीक है, एनीवे चलो आगे लिखिए, नेक्स्ट कंटिन्यू करिए आगे। नेक्स्ट लिखिए एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस, हम दोनों एक साथ जगह बना रहे सर। कोई नहीं, एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें लिखिए द सुप्रीम कोर्ट overturned the Delhi High Court judgment. Supreme Court overturned the Delhi High Court judgment. इसमें एक टर्म आ रही है जो चलो लिख लीजिए, इसे एक्सप्लेन करते हैं। इसे हम डिटेल में बाद में कवर करेंगे जुडिशरी में, बहुत कंसेप्चुअल टर्म है पर समझ लेंगे अभी क्या होती है। ठीक है, आगे लिखिए सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न द दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए it held that the lieutenant governor सर एलडी लिखते हैं सर। हाँ, LT डॉट फिर गवर्नर, lieutenant governor is just an administrator, without any independent powers. Just an administrator without any independent power of his own. Full stop. So, continue करिए. So he either has to obey the advice of Council of Minister, or refer the advice to the President. And act as per the suggestion of the President. Full stop. Next point, the power of reference. Must be exercised within the boundary of constitutional morality. अब ये टर्म थोड़ा देख लेते हैं, then we will write ahead. इस पे यूपीएससी ने इसका क्वेश्चन भी पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इस बार न्यूज़ में यूपीएससी का क्वेश्चन इस पे आया था, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बेसिकली, इस पे क्वेश्चन था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इट्स अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय जॉर्ज ग्रोथ। He's a scholar. He coined this term. George Grote coined this term, constitutional morality. In India, it was popularized by Ambedkar.
अब लॉजिक क्या है इसका, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ कांसेप्ट पॉइंट बाय जॉर्ज लॉर्ड, पॉपुलराइज्ड बाय अंबेडकर। देखिए इफ यू रिमेंबर हमने पहले भी बात करी है, कम्युनिज्म टॉक्स अबाउट किस, इसका पैरेलल बनाना पड़ेगा। कम्युनिज्म क्या है, अभी हमने बात की क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी। Karl Marx said in previous class we did talk about, Karl Marx said the worker of the world unite. Yes. The worker of the world unite and carry out a revolution. अब Karl Marx predicted that, देखिए दो क्लास, he said capitalism में दो क्लास है, एक कैपिटलिस्ट है, वर्किंग क्लास है। The working class is being exploited. पर एक लिमिट आएगी, एक पॉइंट आएगा when they will be like कि बहुत हो गया and they will revolt. But this change will be natural. इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। आपका रशियन रिवॉल्यूशन और चाइनीज रिवॉल्यूशन कम्युनिज्म के नाम पे हुआ, पर कम्युनिज्म की तरह नहीं हुआ, वो अलग चीज है। इसलिए मैं कहता हूँ दे आर नॉट अ कम्युनिस्ट कंट्री, बोलने को कुछ भी बोलते हैं। तो कम्युनिज्म, ही सेड दैट द वर्किंग क्लास will tolerate and at a point their patience will give up and they will go for a violent revolution. So basically he talked about a spontaneous revolution. He talked about spontaneous, so खुद में होगा। क्लियर है तक कहानी? और कैसा रिवोल्यूशन होगा? वायलेंट होगा। क्यों वायलेंट होगा? Because capitalists are the beneficiary of the system. If I am a beneficiary, I would not like to give up my privilege. जैसे हमने बोला था ना केजरीवाल के बारे में कि चाहे कुर्सी पावरलेस ही सही, कुर्सी तो है, मैं छोड़ूंगा नहीं। पोस्ट मैटर है, जेड क्लास सिक्योरिटी तो है मेरे पास, घर तो है, सीएम आवास मेरे पास, इसका सेल्फ बुक है, ठीक है। कहने की बात है, बट द लॉजिक क्या है यहाँ पे? द बेसिक लॉजिक दैट अप्लाइज हियर इज whosoever is the beneficiary of the system will never give up the privileges. So he said this capitalist will never give up their privilege. Or only option you have is revolt and that too violent. अब ये थोड़ा गांधी से लगता है, गांधी did not believe in violent revolution, वो एक अलग चीज है। तो अंबेडकर applied the same logic. Ambedkar applied the same logic, but he said in India's context, the capitalist, यहाँ पे हमने बात की क्या दो क्लास है, कौन कौन सी है? कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास। बट ही सेड इन इंडियाज कॉन्टेक्स्ट दिस कैपिटलिस्ट इज द अपर कास्ट एंड वर्किंग इज द लोअर कास्ट। ही डिड द सेम थिंग। ही सेड देखिए इस सिस्टम में कौन बेनिफिशियरी है इंडिया के हिंदुइज्म के सिस्टम में? अपर कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। उसके नीचे वाले शूद्रास एंड अनटचेबल्स, अनटचेबल्स उससे भी नीचे, अनटचेबल्स आर द पीपल हु आर नॉट द पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। जो वर्णा के बाहर है वो अनटचेबल्स होते थे, जो अब एससी कहलाते हैं। गांव के बाहर, गांव, हाँ मतलब उन्हें बेसिकली कुछ नहीं थे। शूद्रास बेसिकली जो ओबीसी कहलाते हैं, और जनरल आपका ऊपर की 3 कैटेगरी। एनीवे, so he said that in India's context the capitalist can be replaced by upper caste and the working class is the lower caste. So the lower caste in India will carry out a revolution. तो ये फीचर्स देखिए सेम है। कैपिटलिस्ट जैसे था 1 या 2% ऑफ द सोसाइटी है, 99% वर्किंग क्लास है, फिर भी वो रूल कर रहा है। सेम गोज हियर। वो अपर कास्ट कितनी है? मैंने आपको पहले ही बताया था 10 से 15% ज्यादा नहीं है। हम पे प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पर 10 से 15% ज्यादा नहीं मिलेगी भारत की आबादी की। द रिमेनिंग पॉपुलेशन क्या है? आपकी लोअर कास्ट है, पर फिर भी वो रिवोल्यूशन नहीं कर पाए। फॉर लॉन्ग टाइम वी सबजुगेटेड देम। लॉजिक के मैंने आपको बताया एजुकेशन का, हमने कभी उन्हें बुक पढ़ने नहीं दिया, और जब उन्हें ज्ञान नहीं मिला तो कैसे रिवोल्ट करेंगे? इन दिस केस क्लियर बात, पैरेलल क्रिएट हो गया। बट वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि वी हैड अंबेडकर। अंबेडकर वाज एम्बेडेड इन व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सो ही सेड दैट यू हैव टू गो फॉर अ रिवोल्यूशन। ऑफ कोर्स यू हैव टू गो फॉर अ रिवोल्यूशन, बट इट मस्ट बी विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिवोल्यूशन। मतलब पढ़ो, लिखो, आईएएस बनो, पीएम बनो, सीएम बनो, फिर बदलाव लो। काहे बंदूक उठाते हो? He popularly said, educate, organize, agitate. पढ़ो लिखो, साथ में आओ, अपने इश्यूज को समझो, दूसरों को समझाओ और प्रोटेस्ट करो जहां जरूरत पड़े। पीएम बनो, सीएम बनो, डीएम बनो और बदलाव लाओ जो चाहते हो। That's a constitutional revolution.
ये तो प्रोटेस्ट करो या फिर कोई अच्छी पोजीशन में पहुंच के फिर मतलब अच्छी पोजीशन में पहुंच जाओ, प्रोटेस्ट भी करो तो उसमें भी अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में कहता है, वॉयलेंट रिवोल्यूशन नहीं कहता। He created a parallel, but at the end he differed with the Marx. Marx said a violent revolution is necessary because the upper classes will not give up the privilege. But he said you do not require a violent revolution, go for a constitutional revolution. So this is constitutional morality. Basically it means that all the authorities in India must function within the boundaries of the constitutional values. President का काम क्या है? To sign only. तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त करके खुद सरकार नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का काम है टू डू जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाएगा। सीबीआई का काम है टू फाइट विद करप्शन, वो सरकार का पालतू कुत्ता नहीं बनेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? टू वर्क विद इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री, उसको पार नहीं करना, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कंसेप्ट क्लियर? यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री में रहकर वर्क करना, जिसका जो रोल है उस पे वो काम करना है। अब प्रेसिडेंट का काम क्या है? जो प्रेसिडेंट के काम एलोकेट है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल ही हैज टू ओबे द कमांड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वो ही करेगा। अब मान लीजिए अब इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सही चीज है? मान लीजिए प्रेसिडेंट हैज टू ओबे, मैंने आपको क्या बताया था, हु टेक्स द ओथ टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट गवर्नर, बेटे तो अब इमेजिन कीजिए द प्राइम मिनिस्टर सेज कि इंपोज इंटरनल इमरजेंसी, और लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करें तो उसे ओबे करना चाहिए। ही हैज टू ओबे बिकॉज़ द कमांड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ही हैज नो लोकल स्टैंडर्ड, उसका तो कोई रोल नहीं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ने बोला इमरजेंसी लगाओ तो लगाओ। तो अब इसमें ये क्वेश्चन आता है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बिल्कुल फॉलो कर, स्ट्रिक्टली फॉलो करें और अपनी कंसाइंस की बिल्कुल ना सुने? तो अब इसमें डिवाइड है, कुछ कहते हैं सुनना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं सुनना चाहिए। तो हम इस पर अगेन हम बीच में आएंगे, हम साइड में कहीं नहीं जाएंगे, हम अगेन बीच में आएंगे। नॉर्मल केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शैल प्रिवेल, बट इन एक्सट्रीम केसेस लिसन योर कंसाइंस। ये नहीं कि प्रधानमंत्री ने बोला कि क्या होता है इमरजेंसी लगा दो तो तुम लगा दोगे, आप पे पॉकेट वीटो तो है। देखिए राष्ट्रपति को आप फोर्स नहीं कर सकते साइन के लिए, वो मना नहीं कर सकता, लेकिन साइन तो अपनी मर्जी से कर सकता है ना। कहेगा मैं आज पार्टी में जा रहा हूँ कल कर दूंगा, ऐसे करके 1-2 साल निकाल सकते हैं। बिल्कुल 1-2 साल का पूरे जीवन निकाल सकता है आपकी पार्टी भी ना बदल जाए। तो ये काम तो वो कर सकता था, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी क्यों नहीं करा? क्योंकि ही ओबेड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। उसने कहा ये मेरा काम नहीं है जज करना कि इंदिरा गांधी ने वजह से सही लगाई है गलत, वो जनता जज करेगी। उन्हें बुरा लगेगा तो लात मारेगी, बुरा अच्छा लगेगा तो दोबारा इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देगी। मेरा काम नहीं है, और सही भी है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक सही है। डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपने चुना है, प्रेसिडेंट का काम प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, उसका काम केवल गवर्नेंस है। जो प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर ने बोला साइन कर दो, अगर जनता को बुरा लगेगा तो वो खुद बदल देगी सरकार, वो काहे को तकलीफ ले। बट पर इसमें क्वेश्चन वही आता है कि अगर जनता ही बेवकूफ बनाई गई हो, हमने बात की थी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में, तो पूरा किस तरीके से मैनिपुलेशन वर्क करता है। आपको लगता है कि आप सरकार चुन रहे हो, एक्चुअली सरकार आपको चुनवा रही है। उसमें हमने बात की थी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में। तो क्लियर है सबको? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कंसेप्ट क्लियर है? टू वर्क विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। बट इसमें डिस्प्यूट आता है क्या हम इसे हर वक्त ओबे करें? तो दो क्वेश्चंस में लॉजिक ये बनेगा, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस प्लीज ओबे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, बट if there is a grave circumstances, for example like imposing internal emergency, declaring India as a presidential government, उस केस में you should listen your conscience। अब इसमें थोड़ा सा मैं और बता दूं, एक कंसेप्ट ऑफ banality of evil। ऐसा क्यों होता है कि एक पुलिस वाला दिल से बहुत अच्छा होगा, अपने घर जाता होगा, अपने बच्चों से प्यार करता होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जब उसे बोला जाए लाठी चार्ज करो तो एक रूथलेस व्यक्ति की तरह लाठी चलाता है। उसका काम ही वही है सर। नहीं, उसका काम तो लाठी चलाना नहीं है, बट क्यों? अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आप एक गरीब को देख के आपको दुख होता है, एक बीमार को देख के आपको दुख होता है, लेकिन उसके बावजूद जब आपको कहा जाता है लाठी चलाओ तो आप लाठी चला सकते हो, चाहे उसमें कोई मर भी जाए। ये फर्क क्यों आया? जब आप अंदर से अच्छे व्यक्ति हो तो आपको तो मानना चाहिए था। अच्छा व्यक्ति हर वक्त अच्छा है ना, सेलेक्टिव अच्छा थोड़ी ना होता है।
बोलो बोलो बोलो, क्या लगता है आपको ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि उस टाइम पे उसको ये लगता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स बिल्कुल सही, दिस इज बनालिटी ऑफ इविल। बनालिटी ऑफ इविल कंसेप्ट सेज कि अच्छा व्यक्ति भी उस वक्त कैसे अपने आप को मनाता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे ऊपर से ऑर्डर है। और ये रीजन था ज्यूस के मर्डर का। एक पर्टिकुलर पर्सन है एक्मैन। एक्मैन वाज अ पर्सन हु एग्जीक्यूटेड द गैस चैम्बर वाला था ना, ज्यूस को गैस चैम्बर में डाल के मारा गया था हिटलर के टाइम पे, उसने एग्जीक्यूट किया था। जब उसको पकड़ा गया बाद में ट्रायल हुआ उसका, तो उसे कंसेप्ट पूछा गया भाई क्यों करा तुमने, तो उसने सिंपल बोला मुझे ऑर्डर दिया गया, मैंने चुना थोड़ी ना किसी जीव को, मैंने थोड़ा ना उन्हें चैम्बर में डाला, मुझे जैसा ऑर्डर मिला मैंने एग्जीक्यूट किया, क्योंकि मैं क्या ओबे कर रहा था इस केस में, मैंने वो किया जो मेरा काम था। एज एन आईपीएस ऑफिसर मान लेते हैं मेरा काम है तो ओबे लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। अब उसे जिसने भी वॉयलेट किया तो भाई मैं लाठीचार्ज करवा रहा हूँ। अब उस लाठीचार्ज में हो सकता है कोई छोटी सी बच्ची वहाँ से जा रही है स्कूल के लिए, जिसका कोई लेना देना नहीं इस प्रोटेस्ट से, वो बेचारी लाठीचार्ज में फंस गई या भगदड़ में फंस के मर गई, तो वो क्या बोलेगा, मेरे कंसाइंस पे उसका बर्डन नहीं है, क्योंकि मैंने उस लड़की को टारगेट नहीं किया, उस बच्ची को टारगेट नहीं किया, मैं टारगेट एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की। अब वो कोलेक्टरल डैमेज गेटिंग, और यही चीज जस्टिफाई करते हैं आपके आर्म्ड फोर्सेस खासकर। जब आप इमेजिन कीजिए आपकी रशियन फोर्सेस यूक्रेन में रेप और मर्डर कर रही है, तो उनको क्या लगता है आपको उन कंसाइंस पे बर्डन होगा? नहीं होगा। वो कहेंगे हम तो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि इनकी नस्ल बर्बाद करने, तो कर देते हैं। दैट इज बनालिटी ऑफ इविल। क्लियर है? तो ये थोड़ा डिस्प्यूट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है जजमेंट में? अच्छा मैंने आपको डिक्टेट करा था, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में? लास्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। constitutional morality. In that case, he wanted to say, Supreme Court want to say, कि lieutenant governor is just like a governor, and he should obey the wishes of the council of ministers. और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकता है, उस एडवाइस को प्रेसिडेंट को रेफर कर दे कि सर आप डिसीजन ले लो, मैं नहीं ले सकता। पर या तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मानेगा या वो प्रेसिडेंट को मानेगा, अपनी नहीं चलाएगा।